स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। जुर्म, जिल्लत, बेरहमी, बेशर्मी, खौफ और खून, अपराध जगत के ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तानें जहां इंसानियत की हदें खत्म हो जाती हैं और जुर्म के जंगल शुरू हो जाते हैं। गुनाहों के खून से सने गुलदस्ते में आज भी हैं अपराध की कुछ अनदेखी अनसुनी दास्तानें। तो आइए शुरू करते हैं द क्राइम शो। छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी इलाकों में शराब नशा नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा मानी जाती है, लेकिन कुछ लोग इस संस्कृति में इतने रच बस जाते हैं कि ना तो उन्हें अपना होश रहता है और ना ही खून के रिश्तों का। शराब के हलक से नीचे उतरते ही दिल और दिमाग काबू खो बैठते हैं। सरगुजा का एक आदिवासी जोड़ा भी शराब के नशे में वो खूनी जुर्म कर बैठा जिससे महापाप कहना भी गलत नहीं होगा। देखिए अंबिकापुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली ये रिपोर्ट। पहले छक्कर पी शराब, नशे में हुए मदहोश, मासूम का रोना गुजरा नागवार, खुमारी में पड़ी खलल, तब हुआ वो खूनी गुनाह जिस गुनाह की माफी नहीं। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस जोड़े को देखिए। बेहद मासूम और भोले भाले नजर आ रहे इन दोनों के चेहरों पर मत जाइए। जब आप इनकी खूनी करतूत जानेंगे तो आपको इनसे बेइंतहा नफरत हो जाएगी। बेरहम और खौफनाक जुर्म की ये दास्तान अंबिकापुर की है, जहां पथराई गांव के रहने वाले प्रमोद माझी और उसकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत की थी कि उनके 3 साल की बच्ची लापता हो गई है। मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया और टीमों का गठन कर बच्ची की तलाश शुरू की। पुलिस ने आस पड़ोस और गांव में भी काफी लोगों से पूछताछ की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग उसे नहीं मिला। तफ्तीश चल ही रही थी कि बच्ची के माँ बाप के रवैये पर पुलिस के शक की सुई उन्हीं की ओर घूम गई, क्योंकि दोनों बार बार अपने बयान बदल रहे थे। गंभीरता से देखते हुए स्पेशल टीम का एएसआई भूपेश के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था और सीएसपी एडिशनल एसपी को काम पे लगाया गया था। पहले दिन से ही जो पीड़ित के माता पिता थे वो अपनी बातें चेंज कर रहे थे, जिससे उन पे काफ़ी संदेहजनक स्थिति उत्पन्न होती थी। संदेह के आधार पर पुलिस ने माँ बाप को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो ऐसे गुनाह से पर्दा उठा, जिसे सुनकर पुलिस भी सख्ते में आ गई। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराकर बच्ची को ढूंढने का ड्रामा करने वाले माँ बाप ही उसके कातिल निकले। उन्होंने वारदात की जो कहानी पुलिस को बताई वो रोंगटे खड़े करने वाली है। दरअसल प्रमोद और उसकी पत्नी को शराब पीने की लत है। ऐसी लत कि शराब हलक से नीचे उतरते ही अपना खून भी उन्हें पानी नजर आने लगता है। 15-16 अगस्त की दरमियानी रात को भी दोनों पति पत्नी ने जाम से जाम टकराए और छक कर शराब पी। दोनों नशे में धुत होकर घर पहुंचे, जहां उनकी 3 साल की बच्ची लगातार रोए जा रही थी। पहले तो पति पत्नी ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बच्ची नहीं मानी। नशे की खुमारी में पिता प्रमोद को ये बेहद नागवार गुजर रहा था। प्रमोद ने गुस्से में आकर बच्ची पर अपने घुटने से ऐसा वार किया कि नाजुक जिस्म वो कठोर वार सह नहीं पाया और बच्ची ने पल भर में ही दम तोड़ दिया। बच्ची के मरने के बाद दोनों घबरा गए और अपना जुर्म छिपाने के लिए उन्होंने बच्ची का शव नदी में फेंक दिया। कातिल माँ बाप के खुलासे के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
फाइनली उनकी आज दोनों माता पिता की आज गिरफ्तारी की गई है और सामने आया है कि उन्होंने जिस दिन की घटना है उस दिन वो शराब के नशे में अपनी बच्ची के रोने से वो आके उसको मारे, जिसके कारण वो बेहोश हो गई और उसके बाद में उसकी बॉडी पास की नदी में उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी थी। और दोनों अपराधियों की निशानदेही पे दोनों बच्ची की बॉडी बरामद की गई है और दोनों माता पिता को 302-201 के तहत हिरासत में लेके जेल भेजा गया है। अपनी गोद और जिंदगी खुद उजाड़ने वाले कलयुगी और नशेड़ी माँ बाप अब सलाखों के पीछे हैं। जहां उन्हें शराब नहीं मिलेगी, हो सकता है कि होश में उन्हें समझ आए कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। दोस्त, साथी, जिगरी, ये 3 अल्फाज बनते हैं प्यार और भरोसे की बुनियाद पर, लेकिन इनके आगे भी दोस्ती का एक और पैमाना है, हम प्याला। जब कोई हम प्याला हो जाता है तो वो सबसे प्यारा भी हो जाता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। न जाने शराब की खुमारी में कौन सी गाली दिल को जख्मी कर जाए। ग्वालियर के उन 2 दोस्तों के बीच भी यही रिश्ता था जो एक दिन कातिलाना बन बैठा। कातिल दोस्त को लगा था कि उसका गुनाह दुनिया के सामने कभी नहीं आएगा, लेकिन चप्पल ने, जी हां, चप्पल ने पुलिस को वो रास्ता दिखाया जिसने उसे सीधे कातिल तक पहुंचा दिया। एक कत्ल, एक चप्पल, एक सुराग और कातिल बेनकाब। ग्वालियर के जनकगंज इलाके में हुआ एक खौफनाक जुर्म महीने भर झूठ और फरेब की चादर में दबा रहा, लेकिन सुराग के शोले जब फरेबी चादर पर पड़े तो उसके चीथड़े उड़ गए। गुनाह की ये दास्तां लेकिन दुनिया के सामने आई गुरुवार को, जिसके बाद पुलिस ने सीवर में फंसे एक नरकंकाल को बरामद किया। थाना जनकगंज अंतर्गत एक युवक जो कि 19 तारीख को पिछले माह लापता हुआ था और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजनों ने 21 तारीख को थाना जनकगंज में लिखाई थी। उसका जो है कंकाल या कुछ हड्डियां एक सीवर में मिली हैं। दरअसल जनकगंज के हारकोटा सीर इलाके का रहने वाला आरिश खान 19 जुलाई से लापता था। परिवार ने काफी तलाश की, लेकिन जब वो नहीं मिला तो उन्होंने 21 जुलाई को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। परिवार को आरिश के दोस्त जितेंद्र पाल पर शक था, क्योंकि दोनों हम प्याले थे। 1 महीने बाद भी आरिश का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस और परिवार परेशान थे। इस बीच गुरुवार को आरिश के परिवार ने घर के पास ही केले के पेड़ पर उसकी चप्पल लटकती हुई देखी और फौरन पुलिस को खबर दी। ये वही चप्पल थी जिसे आरिश ने आखिरी बार घर से निकलते वक्त पहन रखी थी। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और पास के ही नाले में झांक कर देखा तो एक नर कंकाल फंसा हुआ नजर आया। पुलिस ने कंकाल को नाले से बाहर निकलवाया। ये पहचान में नहीं आ रहा था कि कंकाल किसका है, लेकिन जिस्म पर लिपटे एक कपड़े को परिवार ने पहचान लिया और उसे आरिश का कंकाल बताया। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर आरिश के दोस्त जितेंद्र पाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पहले से एक संदेही पे कुछ शक जाहिर कर रहे थे। उसको जब लाके पूछताछ की तो उसने बताया कि जो मृतक है और जो संदेही है ये पहले अच्छे दोस्त थे, अभी भी इनका मिलना जुलना होता रहता है और घटना दिनांक 19 तारीख को शराब के नशे में इनके बीच में हल्का सा विवाद हुआ और फिर जो आरोपी है उसने इस लड़के को जो गुमशुदा था उसका सिर पकड़ के दीवार पे मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी जितेंद्र ने पुलिस को अपने जुर्म की जो कहानी बताई वो बेहद चौंकाने वाली थी। उसने बताया कि वारदात वाले दिन दोनों ने जुआ खेला और साथ बैठकर जाम से जाम टकराए, लेकिन जब नशा सिर चढ़ गया तो मामूली कहासुनी में जितेंद्र ने दीवार पर सर मारकर आरिश को मौत की नींद सुला दी। इसके बाद अपना खूनी करतूत छिपाने की गरज से उसने घर के पीछे नाले में लाश को ठिकाने लगा दिया। पास में नाला है जिसमें कि एक सीवर का एक काफ़ी बड़ा टैंक टाइप का जो ज़मीन से ऊंचा है बना हुआ है, उसमें ले जाके उसने डाल दिया। पूछताछ पे उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। हालांकि कंकाल से मृतक की पहचान नहीं हुई। कंकाल पर लिपटे कपड़े के आधार पर परिजन ने उसकी शिनाख्त आरिश के रूप में की है।
लिहाजा पुख्ता पहचान के लिए पुलिस अब कंकाल का डीएनए भी करा रही है। पहचानने लायक उसमें कुछ नहीं बचा था, तो जो कंकाल मिला है उसके जो आसपास कपड़े हैं और चप्पल है उससे परिजनों ने उसकी पहचान की है, परंतु कंफर्मेशन के लिए हम इसका डीएनए जो हड्डियां हैं वो डीएनए भी करा रहे हैं। आरिश और जितेंद्र की दोस्ती में जुआ और जाम का जो रंग चढ़ा वो सुर्ख खून का था। इसीलिए बुरी दोस्ती नहीं बल्कि संगत होती है, जिसके चक्कर में आरिश को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी और जितेंद्र उसके कत्ल के इल्जाम में सलाखों के पीछे है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। जबलपुर में एक शख्स की दिनदहाड़े चाकू से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी गई और ये सब हुआ मृतक के वफादार के सामने। वो वफादार जिसके लिए मृतक सब कुछ था, मालिक के मरने के बाद भी आंखों में बेबसी के आंसू लेकर वो लाश के पास ही बैठा रहा। कौन है वो वफादार और कौन था उसका मालिक, देखिए जबलपुर से इस रिपोर्ट में। जंजीर में बंधे इस कुत्ते की आंखें किसी को तलाश रही हैं। तलाश उसकी जो इसका रहनुमा था, लेकिन वो रहनुमा अब कभी नहीं आएगा। जुर्म की ये दास्तान जबलपुर की है, जहां ग्वारी घाट इलाके के दुर्गा नगर में रहने वाले 58 साल के प्रीतम रैकवार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह करीब 11 बजे भटौली विसर्जन कुंड के पास अज्ञात हमलावरों ने प्रीतम पर हमला कर दिया। हत्यारों ने चाकुओं से वार कर प्रीतम को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही ग्वारी घाट थाने की पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। पुलिस बुजुर्ग के जिस्म पर आई चोटों के आधार पर इसे कत्ल का मामला तो मान रही थी, लेकिन कुछ भी कहने में जल्दबाजी नहीं कर रही थी। दुर्गा नगर के प्रीतम रैकवार नाम के हैं ये, जो बॉडी आइडेंटिफाई हुई है। 58 साल की उम्र है इनकी। तो शरीर पे चोटें हैं, तो इस आधार पे चोटों के आधार पे प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होता है, पर अभी कुछ स्पेसिफिक जानकारी नहीं, जिसमें अभी विवेचना कर उसमें जांच करते हैं। मृतक प्रीतम रैकवार डॉग लवर थे। रोजाना वो अपनी पालतू कुत्ते के साथ टहलने के लिए निकलते थे। शनिवार को भी वो अपना डॉगी लेकर घर से टहलने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो अब जिंदा घर नहीं लौटेंगे। लोगों की माने तो मालिक के कत्ल के बाद भी कुत्ता शव के पास बैठा रहा। उसकी आंखों में कुछ न कर पाने की बेबसी थी। उनके बच्चे ने बताया कि ये अपने डॉगी को टहलाने के लिए डेली ही निकलते और आज भी उसी से निकले। क्या काम करते थे मैम पेशे से? ये जनेऊ निर्माण का काम करते थे। आखिर प्रीतम को किसने मारा, उनकी किसी से क्या दुश्मनी थी, इस एंगल पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। कहते हैं भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी काशी में सबको मोक्ष मिलता है। काशी सबके साथ न्याय करती है। 2 साल से इसी इंतजार में बैठे पन्ना के एक परिवार को भी इंसाफ मिलता दिख रहा है। पन्ना के रहने वाले BHU के छात्र शिव त्रिवेदी की संदिग्ध मौत को लेकर IBC 24 की मुहिम आखिरकार रंग लाई और शिव की मौत के जिम्मेदार वाराणसी के लंका थाने के 8 पुलिसकर्मियों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद शिव के परिवार को इंसाफ की किरण नजर आई है। कंकर कंकर मेरा शंकर, मैं लहर लहर अविनाशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ। देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में स्थित यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय यूँ तो अपनी उत्कृष्टता के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, लेकिन इसी BHU परिसर से एक ऐसे घटनाक्रम की शुरुआत हुई जिसने पूरी व्यवस्था को कटघरे में ला दिया। यहाँ से एक शिव इस कदर लापता हुआ कि वो फिर जीते जी वापस नहीं लौट पाया। पूरे सिस्टम को झकझोर देने वाली ये कहानी है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले BHU के छात्र शिव कुमार त्रिवेदी की। काशी जहां साक्षात शिव है, काशी जो मोक्ष का द्वार है, इसी काशी में 2 साल पहले पन्ना जिले के बड़गड़ी खुर्द ब्रिजपुर गांव के किसान प्रदीप त्रिवेदी का बेटा शिव पढ़ने गया था, जहां 13 फरवरी 2020 की रात वाराणसी की लंका थाने के पुलिस ने
उसे हिरासत में लिया था। इसके बाद फिर दोबारा शिव को कभी देखा नहीं गया। मैं उस स्थान पर मौजूद हूँ जहाँ से शिव कुमार त्रिवेदी लापता हुए थे। ये स्थान जो है आप देखेंगे कि एम्फी थिएटर ग्राउंड के ठीक पहले ये एंट्रेंस है और उसके ठीक पहले आपको यहाँ पर एक बैठने लायक एक स्थान नज़र आएगा। यहाँ पर शिव कुमार त्रिवेदी बैठे हुए थे और अर्जुन सिंह नाम के एक छात्र ने उन्हें सबसे पहले देखा था। मैं उस दिन भी आया था इस ग्राउंड पे, तो जो ये बगल में नाली बहता है इसी में वो लड़का था और मैं उससे पहले से परिचित नहीं था पहली बात। और मैं जब देखा उसको तो मैं सोचा कि पानी में क्या कर रहा है, मतलब वो कुछ ढूंढ रहा है क्या, कुछ खो गया है, मुझे ऐसा लगा। काशी में अपने बेटे शिव की तलाश में भूखे प्यासे नंगे पांव भटकते 80 घाट पर सोकर रात गुजार रहे पिता प्रदीप ने जहां बस चला वहां शिव की गुमशुदगी के पोस्टर लगा दिए। खबर शिव को आखिरी बार देखने वाले अर्जुन तक पहुंची और उसने प्रदीप को बताया कि शिव को 13 फरवरी की रात लंका पुलिस थाने ले गई थी। इसके बाद अर्जुन को लेकर प्रदीप फिर 19 फरवरी को लंका थाने पहुंचे, लेकिन लंका पुलिस ने शिव को कभी हिरासत में लेने से ही इनकार कर दिया। अर्जुन सिंह नाम के लड़के ने 19 फरवरी 2020 को मुझे बताया कि शिव कुमार को मैंने ही 112 नंबर की गाड़ी 613 नंबर की गाड़ी लंका थाने पुलिस पकड़ के ले गई है। तब मैं पुनः लंका थाने गया तो लंका थाने वालों ने कह दिया कि ये गाड़ी हमारे थाने की नहीं है, आप चेतगंज थाने में पता करो। बीएचयू के पूर्व छात्र और पेशे से वकील सौरभ तिवारी ने शिव की गुमशुदगी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच यूपी पुलिस से छीनकर सीबीसीआईडी को सौंप दी थी। शिव की गुमशुदगी के करीब 2 साल बाद सीबीसीआईडी की जांच में पता चला कि जिस शिव को खोजने के लिए उसके पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसे लंका थाना पुलिस ने हिरासत में लिया था और फिर 2 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने 15 फरवरी 2020 को एक तालाब में मिले शव की शिनाख्त 2 साल बाद शिव के रूप में की थी। हाईकोर्ट के दखल के बाद आखिरकार वाराणसी के लंका थाने के तत्कालीन प्रभारी समेत 8 पुलिस कर्मियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। वकील सौरभ तिवारी मानते हैं कि अगर हाई कोर्ट नहीं होता तो शायद लंका थाने के पुलिस कर्मियों का चेहरा बेनकाब नहीं होता। निश्चित तौर पे एक छात्र जो एमपी से पढ़ने बीएचयू में आया था, वो लंका थाने की पुलिस की कस्टडी में था 14 फरवरी 2020 को, और वो 15 फरवरी को वो लापता हो जाता है अचानक से। और इस मसले में माननीय उच्च न्यायालय न होती तो शायद कुछ न्याय भी न होता। पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज होने को शिव को इंसाफ दिलाने की पहली सीढ़ी माना जा रहा है। वहीं पुत्र वियोग में तड़प रहे पिता प्रदीप त्रिवेदी को अब उम्मीद है कि दोषी पुलिस वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आईबीसी न्यूज वालों का, जिन्होंने शिव कुमार से संबंधित मामले को गंभीरता से उठाया और ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करके अधिक से अधिक प्रचार एवं प्रसारित किया, जिसकी वजह से आज मुझे न्याय मिल पाया और पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई। मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूं कि न्यायपालिका मुझे न्याय अवश्य दिलाएगी और दोषी पुलिस वालों को टर्मिनेट करते हुए सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। पुलिस अपने बचाव में भले ही शिव की मानसिक हालत ठीक नहीं होने की दलील दे रही हो, लेकिन सवाल ये है कि इसका पता पुलिस को कैसे चला। हर किसी के जहन में यही सवाल है कि उस रात शिव के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे पुलिस बताना नहीं चाहती। सवाल ये भी है कि अगर शिव की हालत चलने लायक नहीं थी तो फिर गंगा नदी पुल पार कर तालाब तक वो कैसे पहुंचा। उम्मीद है केस दर्ज होने के बाद जल्द ही आरोपी पुलिस वालों के बयान से इन सवालों का जवाब मिलेगा और शिव की संदिग्ध मौत का सस्पेंस खत्म होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि यदि शिव कुमार की मानसिक स्थिति इस तरह से बिगड़ गई थी तो आखिर उसे थाने से अस्पताल भेजने की बजाय सीधे क्यों छोड़ दिया गया। ये वो सवाल है जिसका जवाब पुलिस को भी देना होगा और ये जवाब जनता के साथ साथ शिव कुमार के परिजनों के साथ साथ बीएचयू के तमाम छात्रों के साथ साथ हाईकोर्ट में भी पुलिस को देना होगा। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 वाराणसी।
गुनाह की गलियों में जुर्म के किस्से और भी हैं, लेकिन वक्त आपसे विदा लेने का है। मैं फिर आऊंगा गुनाहों के ऐसे ही हलफनामे लेकर, लेकिन अभी दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।